Hello everyone, this is C. Isha Agarwal and today we are going to learn about SA 220. So SA 220 basically deals with quality control for an audit of financial statements. क्वालिटी कंट्रोल तो अभी ही पढ़ा था SQC1 में, फिर क्वालिटी कंट्रोल फिर से क्यों पढ़ रहे हैं? मैंने SQC1 पढ़ लिया तो अब मैं SA 220 क्यों पढ़ूं? Because there lies a thin line of difference between SQC1 and SA 220. Wherein SQC1 is based upon the elements of quality control that need to be implemented in the firm to ensure that the firm abides by quality control, be it in any kind of engagement. SA 220 basically lays down the duties of the engagement partner for a particular audit to ensure that the quality control is implemented in that audit. That is, SQC1 का स्कोप इज ब्रॉड इनफ कि वो आपके फर्म को क्वालिटी कंट्रोल सिखाता है और ऐसे 220 आपके एंगेजमेंट पार्टनर को क्वालिटी कंट्रोल बताता है कि उस एंगेजमेंट पार्टनर की क्या क्या ड्यूटीज है विच इंश्योर्स कि उस पर्टिकुलर अश्योरेंस एंगेजमेंट में क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन रहे. देर इज अ थिंग कि आपका SQC1 में आप एलिमेंट्स ले डाउन करते हो, ऐसे 220 में भी आप ले डाउन करते हो, बट ऐसे 220 में आप एलिमेंट्स ले डाउन करते हो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर. दैट इज फॉर एग्जाम्पल आप दोनों में बताते हो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, पर वहां पे आप बताते हो कि फर्म में इंटरनल कल्चर होना चाहिए लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज का. यहाँ आप बताते हो कि लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज में एंगेजमेंट पार्टनर क्या क्या कर सकता है. दैट इज एंगेजमेंट पार्टनर की ड्यूटीज क्या है, उस कल्चर को बढ़ावा देने के लिए, फर्म में उस कल्चर को इम्प्लीमेंट करने के लिए उस अश्योरेंस एंगेजमेंट में. सो या SQC1 is upon quality control, but SA 220 basically lays down a more detailed approach for quality control, wherein it is just not limited कि firm कैसे करेगा, it lays also down कि personnel उसमें कैसे abide by करेगा. So if you have done revising SQC1, you can just learn the additional things in SA 220. Or if you wish to do SA 220 first, SQC1 need not be revised in most of the cases because इसमें जो content है वो पूरा SQC1 में covered ही है. इसी में कुछ additional points है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है. So you can opt for either ways, whatever. You do not need to do both the essays. You do not need to revise both the essays again and again. Even if you are doing one of them, that's enough. Just remember to follow and revise the additional portions of the other essay. तो चलो SQC1 और ऐसे 220 में डिफरेंस समझ लिया. अब ऐसे 220 की ऑब्जेक्टिव्स क्या होती है. ऐसे 220 की ऑब्जेक्टिव्स होती है to ensure that the firm abides by professional standards and legal and regulatory standards and report issued is appropriate in circumstances. Very similar or actually almost same to the objectives of SQC1 because as I said in the starting only, ये पूरा ऐसे in lines of SQC1 ही है. बस ये एक engagement partner के व्यू से आपको सब कुछ और डिटेल में बताएगा. पर इसका भी मोटिव वही है जो SQC1 का था, क्वालिटी इंप्लीमेंट करना, क्लाइंट को वैल्यू डिलीवर करना. So even this has the same objective कि अगर आप प्रोफेशनल स्टैंडर्ड से अबाइड बाय करोगे, लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स फॉलो करोगे, जितने स्टैंडर्ड्स में सब जो लिखा है वो फॉलो करोगे तो ऑब्वियसली विल बी एबल टू डिलीवर वैल्यू टू द क्लाइंट. क्योंकि अगर आपकी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन टॉप नॉच होगी, आपका ऑडिट प्लानिंग बेस्ट होगा और आपका ऑडिट परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बेस्ट होगा. तो जब ये सब बेस्ट होगा तो क्वालिटी कंट्रोल तो साइड बाय साइड पैरेलली खुद ही इंप्लीमेंट हो जाएगी. बिकॉज इफ यू आर अप्लाइंग द स्टैंडर्ड्स की नहीं, मुझे स्टैंडर्ड से ही फॉलो करना है, मुझे अगर ऑडिट अप्रोच लगाना है तो स्टैंडर्ड के हिसाब से लगाना है, तो आप इनडायरेक्टली खुद ही क्वालिटी कंट्रोल फॉलो करो, फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा तो कुछ करने की जरूरत नहीं है. एंड व्हेन यू आर फॉलोइंग ऑल ऑफ दिस तो रिपोर्ट सही निकलेगी बिकॉज आपने स्टैंडर्ड्स फॉलो किए है, उसके हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन किए, उसके हिसाब से डिस्कशन किए हैं, अगर कुछ डेविएशन है तो वो भी दिखाया है. तो अगर आप ये सब कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपकी रिपोर्ट सही होगी. But yet again, these two are just for implementation of quality control. That is, you're able to implement quality control in your firm or in the assurance engagement and able to deliver good value to the client, able to deliver the promise you made to the client. That is, उनका audit आप सही से कर रहे हो. अब हमने समझ लिया ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, सिमिलर टू SQC1. अब हम एलिमेंट्स देखेंगे, वो भी सिमिलर टू SQC1, बट इन ईच एलिमेंट वील फाइंड समथिंग न्यू. दैट इज एंगेजमेंट पार्टनर को उसमें क्या क्या करना चाहिए था. So first, if you remember with SQC1 was leadership responsibilities.
जहां SQC1 स्टेटेड कि वहां पे इंटरनल कल्चर होना चाहिए फर्म में to ensure that there is a system of quality control. The leadership or the leader himself or herself should make sure that he is following it and he is making sure that every personnel in the firm follows it. यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ बोला गया है. यहाँ पे सब एंगेजमेंट पार्टनर के व्यू से बोला गया है कि एंगेजमेंट पार्टनर को इसमें क्या क्या करना चाहिए. But quick thing, engagement partner होता कौन है? So engagement partner is the partner who is responsible for that particular assurance engagement, represents the firm in that assurance engagement, is the one who signs that assurance engagement and is ultimately responsible for that assurance engagement. That is, उस assurance engagement में कुछ भी गलत जाता है तो he is the first person to be held responsible. So that is why every time we talk वो engagement partner बोला जाएगा because he is the ultimate responsible person for that assurance engagement or that audit. ठीक है, तो वह होगी लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज. तो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज में एज वी नो उन्होंने बोला इंटरनल कल्चर, लीडरशिप भी स्ट्रॉन्ग है, लीडर को खुद स्टैंडर्ड्स फॉलो करने चाहिए टू मेक श्योर कि अदर्स आर फॉलोइंग. तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही बोला गया कि एंगेजमेंट पार्टनर को 3-4 चीजों का ख्याल रखना चाहिए. दैट इज कि इवन ही इज फॉलोइंग एंड the personnel is following professional standards and legal and regulatory requirements, because as we know and as we studied also in the earlier कि objectives follow होंगे तो quality control खुद ब खुद implement होगा. The first thing is उसको भी फॉलो करना चाहिए एंड वो उसको मेक श्योर करना चाहिए उसका जो भी एम्प्लॉयज है या जो भी उसका मैन पावर इन्वॉल्व है इन दैट एश्योरेंस एंगेजमेंट इज नॉट डेविएटिंग फ्रॉम द स्टैंडर्ड. एंड अगर वो स्टैंडर्ड से डेविएट कर रहा है तो कोई मीनिंगफुल रीजन होना चाहिए, ऐसे नहीं कि बस डेविएट करना है. फॉर सपोज अगर उसे कुछ डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करनी है तो दैट शुड बी एज पर ऐसे 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, या फिर अगर उसको कोई ऑडिट फाइल मेंटेन करनी है तो कैसे करनी है, वो सब स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होना चाहिए, नॉट अवे फ्रॉम दैट और नॉट डेविएट फ्रॉम दैट. ठीक है, तो ही शुड मेक श्योर इवन ही एंड द टीम इन्वॉल्व्ड इन दैट एश्योरेंस एंगेजमेंट इज फॉलोइंग इट. नेक्स्ट इज टू इंश्योर दैट जो भी रिपोर्ट निकल रही है वो अप्रोप्रिएट है, जो भी रिपोर्ट वो साइन कर रहा है वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट कर रही है. ऐसा नहीं है कि चलो आपने काम तो ऑडिट परफॉर्मेंस तक तो की सही पर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में स्टैंडर्ड्स डेविएट कर दिए या ऑडिट रिपोर्टिंग प्रॉपर्ली नहीं कर पाए. तो ये सब नहीं होना चाहिए. तो ऑडिट रिपोर्ट होनी चाहिए वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, ऐसा इनअप्रोप्रिएट या अनअंडरस्टैंडेबल ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए. वो एकदम लेजिटिमेट होनी चाहिए कि इवन द स्टेक होल्डर्स अंडरस्टैंड इट एंड वो अप्रोप्रिएट ही होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख दिया बस जो मन आया वो कर दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए. थर्ड इज he should ensure that the personnel and the firm for that assurance engagement or be the manpower, they understand that quality is important. ऐसा नहीं होना चाहिए कि they think कि ठीक है सर बोल रहे हैं स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं तो कर लेते हैं. नहीं, make them understand कि क्वालिटी से कितना कुछ बेनिफिशियल होगा for them also, and even they will feel happy when they are able to provide optimum value to the client. जब आप क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर रहे हो, उनको फॉलो कर रहे हो, इवन यू विल फील द डिफरेंस इन द वर्किंग सेंस. कि आप ऐसे बोलते नहीं है कि यार आर्टिकलशिप करनी है तो बिग फोर से करो. क्यों? क्योंकि दे हैव एवरीथिंग अरेंज्ड, they have everything as a set pattern, they have it जो as per standards है. अगर कोई शीट्स भरनी है तो वो हो रही है, कोई और डॉक्यूमेंटेशन करना है तो वो हो रहा है, अगर कोई मटेरियलिटी कैलकुलेट की तो उसकी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है तो वो हो रहा है. तो इट इज ऑलवेज सेड ना कि आप आर्टिकलशिप करो तो बिग फोर से करो, वो आपको सब दिखाते हैं और डॉक्यूमेंटेशन ऑडिट स्टैंडर्डाइजेशन. व्हाई? बिकॉज दे मेंटेन द क्वालिटी, दे डिलीवर द क्वालिटी टू द क्लाइंट. आप किसी क्लाइंट को पूछोगे आपको किसी ऑडिट कराने का मैंने बिग फोर से. व्हाई? बिकॉज दे आर एबल टू डिलीवर दैट वैल्यू टू द क्लाइंट जो उन्होंने प्रॉमिस किया है. वो ऐसा नहीं है कि आपको बोलेंगे क्लाइंट को कि हमने 3 महीने में ऑडिट करना है और हम 6 महीने से ऑडिट ही कर रहे हैं. नो, they have it everything planned, and even after the 3 months audit you won't be able to point out कि ये documentation नहीं है. इतनी करेक्ट डॉक्यूमेंटेशन मेंटेनेंस भी रहती है उनकी. फ्रॉम प्लानिंग टू एंडिंग डॉक्यूमेंटेशन, जब आप ऑडिट रिपोर्ट फाइनलाइज करो सबका डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा उनके पास. व्हाई? बिकॉज द बिग फोर क्लियरली अबाइड बाय कि क्वालिटी होनी चाहिए. ऐसे कुछ भी मेरे को काम नहीं करके देना है कि ठीक है यार करना है बस करने के लिए कर दिया. 4 डॉक्यूमेंटेशन नहीं मेंटेन होंगे तो क्या ही चला जाएगा,
दो इसका ऑडिट प्रोसीजर्स में नहीं फॉलो करूंगा तो क्या ही चला जाएगा. नो, दे हैव ऑडिट प्लान फॉर ईच ऑफ द एरियाज एंड दे मेक श्योर दे टिक एंड चेक ईच एंड एवरी बॉक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया. अगर उनके पास डेटर्स में 10 पॉइंट है तो मेक श्योर करते हैं जितने एप्लीकेबल पॉइंट्स वो सब बना रहे हैं. इनफैक्ट आप देखोगे उनके वर्किंग पेपर्स और ऑडिट प्लान नंबर्स तक अवेलेबल होता है, so that they can link that sheet with the audit plans. Why? So because they make sure that they understand that quality is important, that the customer is the prime customer and they do not want to lose it. So you should make sure that the quality is important, and even in your firm everyone understands that. And lastly would be that the employees or the team members are able to bring up their grievances without any fear of reprisal. That is, उनमें कोई डर नहीं होना चाहिए कि अगर वो लाएंगे कोई डाउट्स तो आप उनको मना कर दोगे, बिकॉज दिस काइंड ऑफ थिंग not only harm the team members innovation skills, they also harm their logicality skills, या फिर वो आपको कभी भी questions नहीं करेंगे. And if an audit, if you're not using your mind, if you're not having that question and answering ability, तो फिर आपने क्या audit किया? अगर आप जैसे जैसे आपका बस सीनियर बोलते जा रहे, आप करते जा रहे हो, तो what will you learn? या फिर अगर वो सीनियर गलत है तो how will you know? So it's very important to create that sense कि वो आपसे आके कुछ भी questions पूछ सकता है, because you never know, even you may learn something new. एंड जितना आप सिखाओगे इवन दे कैन ब्रिंग अप न्यू आइडियाज, मे बी टू रिड्यूस कि कैसे इसका कम टाइम में हम बेटर ऑडिट कर पाए, या फिर दे कैन ब्रिंग आउट मिसस्टेटमेंट्स की नहीं ये आप मिसस्टेटमेंट्स तभी एक्सपेक्ट करोगे ना जब आप उनको अच्छे से समझाओगे, यू विल केटर टू देयर डाउट्स. सो ऑलवेज मेक श्योर दैट यू क्रिएट अ sense of feeling among the team members that they can bring up their any grievances without a feeling कि उन्हें डांट पड़ेगी या उनका डाउट इज लाइक बोला जाएगा क्या नॉनसेंस डाउट लेके आओ या वो, ये सब नहीं होना चाहिए. दिस विल अल्टीमेटली हेल्प यू एज अ टीम लीडर succeed in the good audit. So these were basically the leadership qualities. Next comes ethical requirements. Where in SQC1 we learned कि क्या क्या ethical requirements होने चाहिए. यहाँ पे बताए गए हैं कि उन ethical requirements से deal कैसे करना है. So as an engagement partner, I should make sure that there are no threats to independence in the assurance engagement. That is, कोई familiarity threat नहीं है या फिर कोई advocacy threat नहीं है या कोई भी kind of threat उसमें नहीं है, या फिर ऐसा कुछ है कि मैं पहले वहां पे एम्प्लॉय रह चुका हूँ सो आई नो काइंड ऑफ समथिंग, या फिर मैं पहले वहां पे पार्टनर रह चुका हूँ और अब मेरे को आके यहाँ पे चेक करना है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए. और अगर ऐसा कुछ है सो ही शुड मेक श्योर दैट ही आइडेंटिफाइज द थ्रेट्स दैट the safeguards cannot reduce to an acceptable level. That is, कुछ threats होते हैं, शायद आपका कोई रिलेटिव है उस फॉर्म में, कोई क्लोज रिलेटिव है, मे बी आप उनको नहीं मना कर सकते, या फिर मे बी इट ब्रिंग्स डाउन अ थ्रेट टू यू वेयर यू वोंट बी एबल टू शेयर व्हाटएवर द मिसस्टेटमेंट्स और व्हाटएवर द फाइंडिंग्स यू हैव गॉट ओपनली. तो ये सब पहले आपको आइडेंटिफाई करने होंगे क्या क्या थ्रेट्स है जो आप रिड्यूस नहीं कर सकते. कुछ थ्रेट्स होगा कि चलो रिड्यूस कर ले, सपोज एक आर्टिकल का वो फेमिलियरिटी थ्रेट है तो आपने चलो वो आर्टिकल रिप्लेस करके दूसरा आर्टिकल ले लिया अपने टीम में, ये सब चलो एक्सेप्टेबल है, रिड्यूस हो सकती है, बट पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्या क्या नहीं हो सकते. एंड वंस यू हैव आइडेंटिफाइड, ब्रिंग इट to the notice of the appropriate authority and either eliminate that particular task from the engagement wherein you will have to deal with that relative, या withdraw from the engagement when you feel कि नहीं वो सब टास्क एलिमिनेट करने से नहीं होगा, आई विल नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट फ्रीली विद द क्लाइंट और आई विल बी नॉट इन अ पोजिशन टू कंडक्ट द ऑडिट फ्रीली देयर, या फिर आई वोंट बी एबल टू गिव गुड वैल्यू टू द क्लाइंट इफ दैट रिलेटिव इज देयर बिकॉज आई वोंट बी एबल टू स्पीक द ट्रूथ में बी. एथिकल रिक्वायरमेंट्स में आपको दो काम करनी होगी. पहले आपको थ्रेट्स आइडेंटिफाई करने होंगे वो आप नहीं रिड्यूस कर सकते. एज आई गिव आर्टिकल का एग्जांपल जो था वो आप रिमूवेबल थ्रेट है, वो आप उसको रिप्लेस कर दिया, या एम्प्लॉय है तो आप उसको रिप्लेस कर दिया, पर अगर पार्टनर का एक रिलेटिव है तो वो तो आप नहीं रिप्लेस कर सकते. अगर आपके पास दो ही पार्टनर्स है या एक ही पार्टनर है या फिर वो पार्टनर के पास ऑलरेडी मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑडिट्स है वो आपको ही करना पड़ेगा, तो आप वो तो नहीं कर सकते ना. तो या तो जो भी उस रिलेटिव से डील करना है, अगर सिर्फ कोई पर्टिकुलर टास्क है कि वैसा है तो या तो रिमूव कर दो, या फिर आपको लग रहा है कि उस रिलेटिव का प्रेजेंस इतना है
कि अपने क्लाइंट के बिजनेस में कि आप सही से उन्हें कुछ बता नहीं पाओगे, तो एंगेजमेंट से विड्रॉ कर लो, बिकॉज अल्टीमेटली दीज थ्रेट्स वुड हार्म यू ओनली. नीदर विल यू बी एबल टू provide value to the client, neither will you be able to get there कि नई फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही कर दूं मैं. कैसे सही करोगे आप? झूठ कितना बोलोगे, कितना अगर आपको लगता है कि नहीं यार सच बोलने से तो वो बुरा मान जाएंगे, ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, तो आप तो नहीं बताओगे, तो उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो अनकरेक्टेड ही रह गए. तो दिस वुड हार्म बोथ क्लाइंट एंड योर वैल्यू. तो इससे बेटर आप मत एक्सेप्ट करो ना वो एंगेजमेंट. तो एथिकल रिक्वायरमेंट्स में ऑलवेज मेक श्योर पहले थ्रेट्स जो इंडिपेंडेंस आइडेंटिफाई करने, एंड वो नहीं कम हो रहे तो फिर विड्रॉ कर देना है या फिर एलिमिनेट कर दो वो. ठीक है. नाउ नेक्स्ट कम्स क्लाइंट एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस. ये एग्जैक्टली सेम है S2C1 की तरह. हियर आल्सो यू विल हैव टू मेक श्योर थ्री थिंग्स बिफोर एक्सेप्टिंग और कंटिन्यूइंग विद एनी क्लाइंट. दैट इज CTR, कैपेबिलिटीज टाइम्स एंड रिसोर्सेज. अगर आपके पास कैपेबिलिटी इनफ है, आपके पास इनफ टाइम है, आपके पास इनफ रिसोर्सेज है, तभी मेक श्योर करो कि आप किसी क्लाइंट के साथ एंगेज हो रहे हैं, या फिर आप अगर रिटेन कर रहे हो तब आगे बढ़ रहे हो. अगर आपके पास वो रिसोर्सेज नहीं है, अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है, अगर आपके पास इनफ कैपेबिलिटीज नहीं है उनको केटर करने के लिए, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ ऑडिट फीस डोंट एक्सेप्ट. बिकॉज उनका कुछ नहीं है, उनका आज एक प्रोजेक्ट शायद अनटाइमली खत्म हो, आपका मार्केट में वैल्यू गिर जाएगा. बिकॉज पीपल विल थिंक जस्ट फॉर अ सम ऑफ थोड़ा सा ऑडिट फीस you accepted something which was beyond your scope, या फिर you accepted something for which you didn't have time, या फिर आपने वो प्रॉपर ऑडिट ही नहीं करके दी उनको. तो ऐसा मत करो. फर्स्ट इंश्योर कि आपके पास कैपेबिलिटीज टाइम्स एंड रिसोर्सेज है, तभी जाओ आगे. नेक्स्ट कम्स आपका ह्यूमन रिसोर्सेज. ह्यूमन रिसोर्सेज में येट अगेन मेक श्योर दैट दे आर केपेबल, एंड आपके पास उनके पास भी टाइम है इनफ टू स्पेयर, कि अगर वो केपेबल है, उनके पास टाइम है कि चलो स्पेयर कर दिया, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस तो सही से कर पाएंगे. अगर वो और टीम में आपको कुछ नीड है, या फिर अगर कुछ स्किल सेट चाहिए, सो मेक श्योर एवरीथिंग ऑफ दिस शुड बी मेड श्योर. ऑल्सो एथिकल रिक्वायरमेंट्स कि आप उनकी भी एथिकल रिक्वायरमेंट्स चेक कर रहे हो, वो सब है, वो इंटेग्रिटी, ये सब दे आर फॉलोइंग, तभी आगे बढ़ो, वरना मत बढ़ो. और मेक श्योर दैट यू हैव अ टीम. Yeah, because all of this we are learning from the point of view of engagement partner for that particular assurance engagement only. So make sure that वो particular assurance engagement में you have the team which is capable enough that can deliver value to the client. नहीं तो either replace the team, और अगर टीम जुगाड़ नहीं हो रही है तो do not accept such assurance engagement. Next comes engagement performance. So engagement performance पे बेसिकली 3 से 4 पॉइंट्स मेंशन किए. वंस अगेन जो एंगेजमेंट पार्टनर को ध्यान रखने चाहिए. एंगेजमेंट पार्टनर को फर्स्ट चीज क्या ध्यान रखनी चाहिए? देयर इज ऑप्टिमम direction and supervision from the seniors regarding engagement performance. That is seniors guide कर रहे हैं, पहले seniors area समझा रहे हैं juniors को, या फिर seniors पूरा ब्रॉड आउटलुक दे रहे हैं कि कैसे क्या होता है, क्या करना चाहिए, या फिर कौन कौन से सिचुएशन अराइज हो सकते हैं, या फिर अगर मिडल ऑफ द ऑडिट में कुछ चेंजेस आ रही है तो आप सीनियर्स आपको गाइड कर दे रहे हैं ऑटोमेटिकली टू चेंज द ऑडिट प्रोसीजर. सो फर्स्टली एंगेजमेंट पार्टनर शुड इंश्योर कि उनकी टीम उतनी कोऑपरेटिव है कि wherein the seniors are explaining the juniors well, so that the juniors can deliver value and work to the seniors. अगर आप सिर्फ छोड़ दोगे जूनियर्स पे कि चलो यार कुछ भी कर लो, अल्टीमेटली आप पे ही प्रेशर आएगा कि आपने पहले उनको समझाया नहीं, अब आपको उनका काम करना पड़ रहा है. आप तो उनको 4 गालियां दे दूंगा, पर काम तो आपको ही करना पड़ेगा. सो मेक श्योर कि पहले आप उनको समझा दो दैट दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर वर्क, एंड काम ऐसे 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 होता है. यू डू नॉट नीड टू स्टिक टू इट, बट हाँ रूल्स ऐसे ऐसे होती है, आप इस ऐसी को फॉलो कर सकते हो, इसमें इस रिक्वायरमेंट्स को फॉलो कर सकते हो, एंड देन यू कैन मूव अहेड. ऑल्सो मेक श्योर कि once again the team is cooperative enough wherein the juniors can bring up their doubts and have appropriate consultations with the seniors. That is the next point, कि the engagement partner should make sure appropriate consultations take place in the team. ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो मन आ रहा है बस वो कर रहा है, या फिर सबको एक दूसरे से इतना डर लगता है कि कोई कुछ कंसल्ट ही नहीं कर रहा है, बस जैसे मन हो रहा है. बिकॉज अगर आप कंसल्ट नहीं करोगे, एक दूसरे को डिस्कस नहीं करोगे, तो आपको कैसे पता चलेगा
there is a possibility that you are finding something in your area that is missing, but something similar has been found in someone else's area too. या फिर मेरे को लग रहा है इस कंपनी में कुछ गड़बड़ है, तो सिर्फ मुझे नहीं लग रहा है, और दो टीम मेंबर्स को भी लग रहा है, सो अकॉर्डिंगली यू कैन डेविएट द ऑडिट रिस्क, मटेरियलिटी लेवल, सब. सो ये सब जब तक आप कंसल्टेशंस नहीं करोगे आपको नहीं पता चलेगी. So you should always make sure appropriate consultations take place in your team. Thirdly, you should make sure that there is a review of all documentation. देखो सीनियर्स ने डायरेक्ट कर दिया, सुपरवाइज कर दिया कि कैसे काम करना है, अब जूनियर्स को अल्टीमेटली रिव्यू देना पड़ेगा कि जो भी आपने सिखाया था उसमें हमने ये सब काम किया. इट्स बोथ साइडेड. अगर आप अच्छे से डायरेक्ट करोगे, अच्छे से सुपरवाइज करोगे, तो इवन जूनियर्स विल बी विलिंग टू वर्क. इवन जूनियर्स अंडरस्टैंड द वर्क, देन even they would be eager to know more about it. And it's the contribution from the junior side also कि juniors को इतनी मेहनत करनी चाहिए. They should make sure कि quality वो भी maintain कर रहे हैं, वो भी abide by कर रहे हैं सारे standards से, and they are able to deliver good value to the client. They should make sure कि not just the seniors are responsible, but even they are responsible for delivering good value to the client. So रिव्यू भी होना चाहिए, डायरेक्शन सुपरविजन भी होना चाहिए, कंसल्टेशन भी होना चाहिए. ऑल्सो यू शुड द एंगेजमेंट पार्टनर शुड मेक श्योर जो भी रिपोर्ट निकल रहा है वो वंस अगेन एज पर ऑब्जेक्टिव वो अप्रोप्रिएट है. ऐसा नहीं है कि जो मैंने आया वो रिपोर्ट दे दिया, या फिर जैसे भी बन रहा है बनाते रहो, अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं लिखनी मत लिखो, या फिर जैसे मतलब जो हो रहा है होने दो कि चलो परफॉर्मेंस तो कर लिया, क्लाइंट को गलतियां तो बता दिया, वो जो करे करो, हमें क्या बताना. नहीं, लास्ट स्टेज ऑफ ऑडिट इज टू इशू अ ऑडिट रिपोर्ट. कोई आपको नहीं दिखेगा अगर आपका ऑडिट रिपोर्ट सही नहीं है तो. सो यू शुड ऑलवेज मेक श्योर दैट द ऑडिट रिपोर्ट इज आल्सो अप्रोप्रिएट. फर्दर, इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज देयर इज एन एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर. बट ये एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर होता कौन है? सो बेसिकली आपकी मम्मी खाना बनाती है, आपकी मम्मी खाना बनाती है, बट सम डेज शी ब्रिंग्स यू अ स्पून एंड आस्क्स यू टेस्ट कि नमक ठीक है या नहीं. व्हाई? बिकॉज शी वांट्स अ रीअश्योरेंस. ऐसा नहीं है कि उनको खाना बनाने नहीं आता, वो तो हर रोज बना रही है, बट समटाइम्स यू नीड अ रीअश्योरेंस. मे बी जब गेस्ट आ रहे हैं या मे बी व्हेन देयर इज अ बिग पार्टी, तो आपको टेस्ट कराती है कि नहीं चलो सही है या नहीं. सिमिलरली सब कंपनीज की ऑडिट होती है, बट लिस्टेड कंपनीज की ऑडिट स्टेक होल्डर्स को अफेक्ट करती है. लिस्टेड कंपनीज के स्टेक होल्डर्स आर पब्लिक एट लार्ज. इसीलिए फॉर लिस्टेड कंपनीज वो अश्योरेंस प्रोग्राम कंडक्ट करता है एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर. दैट इज ऑडिट के बाद भी डिस्कशन होती है एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर से, वेर एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर चेक्स व्हाट ऑडिट हैज बीन डन. अगर कुछ डाउट्स हैं जो ऑडिटर की है वो सॉल्व करते हैं, वो ट्राई करते हैं कि और कुछ जो भी ऐड हो सकता है ऑडिट में वो सब वो बता देते हैं. मतलब बेसिकली ये रीअश्योरेंस प्रोग्राम ही है. वो ऑडिटर वो जो एक्स्ट्रा स्पून जो आपकी मम्मी टेस्ट कराती है आपको, वो उसको एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर को टेस्ट कराता है एंड पूछता है सब सही है क्या, या फिर कुछ एडिशनल चाहिए क्या, या तो मुझे ऑडिट में और एक्स्ट्रा क्या ऐड करना चाहिए, या मैं ऑडिट में कुछ मिस कर रहा हूँ क्या आप बता दो. तो ये सब सिर्फ पर्टिकुलरली लिस्टेड कंपनीज के लिए होता है. तो इसमें आपको 3 पॉइंट ध्यान रखने होंगे अगर आप लिस्टेड एंटिटी की ऑडिट कर रहे हो. पहली कि एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर अपॉइंट हुआ कि नहीं, क्योंकि उसमें ना बहुत क्वालिटी रिव्यू बोर्ड एंड ये सब सबका बहुत चक्कर है. तो यू शुड मेक श्योर कि वो अपॉइंट हो गया. नेक्स्ट, आप उससे ऑल सिग्निफिकेंट मैटर्स डिस्कस कर रहे हो. जो भी आपके सिग्निफिकेंट मैटर्स डिस्कशन हुए हैं जिसमें आपको ऑडिट में दिक्कतें हैं या ऑडिट में प्रॉब्लम है, वो सब आप उनसे डिस्कस कर रहे हो कि ये सब दिक्कतें आई हैं, तो आप बता दो कि मैं इसको कैसे सही कर सकता हूँ, या आप बता दो कि कैसे मैं क्या करना चाहिए मुझे इस पे. बहुत बहुत बार ही होगा कि आप और एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर डिस्कस कर रहे होंगे, तो आपको उसमें भी कुछ डिस्कशन में कुछ आएगा, तो वो भी आप उनसे डिस्कस कर लो. एंड लास्टली, यू शुड मेक श्योर कि ऑडिट रिपोर्ट तब तक आप नहीं बनाओ या ऑडिट रिपोर्ट की डेट आप तब तक नहीं लिखो जब तक एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू खत्म नहीं होता है, क्योंकि इट इज ऑलवेज मेक श्योर कि एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू को उसके बाद ही ऑडिटर अपनी रिपोर्ट इशू करेगा. ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑडिटर ने पहले रिपोर्ट इशू कर दी और उसके बाद एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू. तो क्या फायदा, कोई दूसरा थोड़ी आपका एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू पड़ेगा कि वो ये होना चाहिए तो ऑडिट रिपोर्ट में. नहीं, पहले ये होता है फिर ऑडिट रिपोर्ट.
तो इसका मेन पॉइंट ये होता है कि आप जो भी मैटर्स, आपके सिग्निफिकेंट मैटर्स आपके पॉइंट में आए हैं, इसमें आप वो डिस्कस कर लो एंड मेक श्योर कि आप उनसे अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन ले ले रहे हो उन मैटर्स पे, या फिर अगर जो भी आपकी या फिर जो भी आप उनसे डिस्कस कर रहे हो, तो अगर उसमें कुछ आपको डिस्कशन में लग रहा है कि ऐसा कुछ है, तो आप उसको डिस्कस भी कर लो और डॉक्यूमेंट भी कर लो कि वो आपकी फ्यूचर रेफरेंस के काम है. So all this should be made clear with the engagement quality control reviewer. And last comes monitoring. So monitoring basically ensure करना होता है कि चलो अपने quality control principles तो लगा दिए, पर quality control principles तो अपने planning phase में लगा देंगे, पर वो जब आप ऑडिट परफॉर्मेंस कर रहे हो, जब आप उसका डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो, जब कुछ भी आगे प्रोसीड कर रहे हो, तो ऑपरेट कर रहे हैं इफेक्टिवली या उनमें चेंज चाहिए. आपने सपोज कोई स्टैंडर्ड एप्लीकेबिलिटी स्टार्टिंग में बता दी थी, पर मे भी ऐसा हो कि 2-3 एडिशनल स्टैंडर्ड्स भी लगे एज यू प्रोसीड विद द ऑडिट. तो ये सब आपको कंटिन्यूसली इन चेक रखना पड़ता है कि ये सब हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर मुझे इसमें कोई दूसरा कुछ ऐड करना है, या ये अगर सही ऑपरेट नहीं कर रही है तो मुझे कुछ चेंज करना है. मुझे अकॉर्डिंगली अगर ऐसा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे एडिशनल मैन पावर जरूरत है, तो वो मुझे चेंज करना है. एज आई प्रोग्रेस विद द ऑडिट आई शुड कीप इन चेक विद द क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स, वरना ऐसा होगा कि वो स्टार्टिंग में बस आपने एक बजट की तरह प्लान करके रख दिया, अब उस बजट में कुछ भी मूवमेंट हो रहा है आपको फर्क नहीं पड़ता है, फिर वो बजट बजट ही फोरकास्टेड बजट जैसा रह जाएगा. एक्चुअल एंड बजट में फिर बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा. यू शुड ऑलवेज मेक श्योर कि आप उस बजट को बार बार फ्लक्चुएट करके चेंज करते रहो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, सो दैट आपके बजट एंड एक्चुअल सिनेरियो में बहुत बड़ा गैप नहीं है. ऑल्सो मॉनिटरिंग में it is said that engagement partner should ensure documentation of the following, that is उनको make sure करना चाहिए कुछ चीजें डॉक्यूमेंट हो रही है as with the process or with, as and when audit is being conducted. पहला कि आपकी जो भी कंसल्टेशन आपने की है एंगेजमेंट पार्टनर के साथ या विद इन द टीम, आप उसको डॉक्यूमेंट करके रखो सो दैट वो आपके काम आए कि आप फर्दर ऑडिट्स में भी गए तो कल को चलो आप एज अ पार्टनर नहीं हो या कोई एम्प्लॉय नहीं है, बट जो दूसरा एम्प्लॉय है वो रेफर कर पाएगा कि चलो लास्ट टाइम भी ऐसा कुछ सिनेरियो बॉटअप हुआ था, तो मे बी ऐसा सिनेरियो का क्या हुआ था लास्ट टाइम, तो वो लिख के रखो, आप डॉक्यूमेंट करके रखो कि आपके फायदे हो इसमें. और है कि अगर सपोज कोई थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस आया था, तो आपने उसको क्या कैसे सही किया, या कोई एथिकल रिक्वायरमेंट्स में प्रॉब्लम आई थी तो आपने उसको कैसे सही किया, वो सब डॉक्यूमेंट करके रखो. जैसे मैंने बोला ना आर्टिकल चेंज, तो वो डॉक्यूमेंट करके रखो कि मेरा टीम पार्टनर तो यही था, मेरी एंगेजमेंट टीम यही थी कि 10 लोग होंगे, बट मे बी क्योंकि वो आर्टिकल का कुछ थ्रेड था तो मैंने उस आर्टिकल को हटा दिया या उसको रिप्लेस कर दिया, तो वो नोट करके रखो. फिर मेक श्योर कि आप इंडिपेंडेंस से कंप्लाई कर रहे हो, या एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर आपको लिख के दे रहा है. दैट इज जब एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर स्टार्ट करेगा आपकी या फिर आप चेक करेगा आपके ऑर्डर, तो इवन ही चेक फर्स्ट कि आप एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई कर रहे हो कि नहीं, आप इंडिपेंडेंट हो कि नहीं बिफोर. क्योंकि अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं हो या फिर जो आपने बस थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस आइडेंटिफाई करके रख दी, ये थ्रेट्स है जो रिमूव नहीं हो सकती, पर आपने आगे कोई एक्शन नहीं लिया, ना आपने वो टास्क एलिमिनेट किया ना विड्रॉ किया, तो फिर तो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल कैसे क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर कैसे आपका इंडिपेंडेंस का वो देगा कि नहीं इंडिपेंडेंस सर्टिफिकेट कि आप इंडिपेंडेंट हो. तो वट एवर कंप्लायंस विद द इंडिपेंडेंस दैट द एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर हैज इशूड, वो आपको डॉक्यूमेंट करके रखना चाहिए. फिर जो भी आपने क्लाइंट एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस प्रोसीजर के साथ कंप्लायंस किए वो डॉक्यूमेंट करके रखनी चाहिए, बिकॉज रिव्यूअर भी यही देखेगा कि इवन यू व्हेन यू प्लान द ऑर्डर, तो वो भी तो देखेगा ना कि आपके पास कैपेबिलिटीज थी, टाइम थी, रिसोर्सेज था, तो वैसे आपने प्लानिंग की तो आप वैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हो. अब सपोज आपके पास कुछ नहीं था फिर भी आपने प्लान कर दिया कि चलो मैं तो इतना इतना है मेरे पास, इतने रिसोर्सेज है, हाँ तो फिर मैं 6 महीने में ऑर्डर कंप्लीट कर दूंगा जो ऑर्डर 2 महीने की है, तो वो तो ये सब कंप्लायंस सर्टिफिकेट क्यों इशू करेगा जब उसको साफ साफ दिख रहा है कि आप ये सब नहीं कर रहे. तो when he issues the compliance certificate for independence, client acceptance, continuance, ethical requirements, ये सब आप रख के रखो. ऑल्सो जितनी कंसल्टेशन होती है वो भी आप डॉक्यूमेंट करके रखो कि वो आपके ही काम आएंगी. These all will also help you only
कि एटलीस्ट सामने वाली टीम से दे मेक श्योर कि जब लास्ट टीम ने इतना अच्छा काम किया था, क्वालिटी कंट्रोल सब फॉलो किया था, उनको डॉक्यूमेंट किया था, तो हमें भी करना चाहिए. These are the things that need to be taken care of at monitoring. So yeah, basically these were the elements from the point of view of engagement partner, that you should make sure that an engagement partner should make sure that he takes care of while performance and assurance engagement. I hope I could provide you some learning through this video. Also, if you're watching this video just before the exams, watch it at 1.5x so that it can help you save time and also serve as a quick revision for you. So yeah, thank you.